नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेकर आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ व्यापम एग्जाम्स इंपोर्टेंट एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हम विद रेस्टल है। तो बस फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करिए ताकि मैक्सिमम लोग जो है इस वीडियो सेशन का फायदा उठा सके। जैसा कि हमें विदित है एमपीसीएचओ का एग्जाम जो है आज कंप्लीट हो चुका है। होप सो आप लोगों ने अच्छा पेपर दिया होगा। इजी क्वेश्चन थे, सिंगल लाइन क्वेश्चन थे और जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं उसी में से था। तो जिन भी लोगों ने एग्जाम दिया है होप सो उन्होंने अच्छा किया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। एसएससी जो कि अगला एग्जाम है 16 जनवरी को ये होने वाला है। उसके बाद में व्यापम और फिर सीआरपीएफ इस तरीके से एग्जाम हेल्ड होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। Which behavior is least likely to be included in the nursing assessment of a client with burn during the recovery period? क्वेश्चन ने क्या पूछा है, कौन सा बिहेवियर लीस्ट लाइकली टू बी इंक्लूड इन द नर्सिंग असेसमेंट। आप एक पेशेंट है जो कि क्लाइंट विद बर्न है और उसका आप क्या कर रहे हो, नर्सिंग असेसमेंट कर रहे हो और मरीज कौन से पीरियड में है, रिकवरी पीरियड के अंदर, है ना। एक बर्न का पेशेंट है, नर्सिंग असेसमेंट आप कर रहे हो, मरीज रिकवरी पीरियड में है, कौन सा बिहेवियर आप लीस्ट लाइकली इंक्लूड करोगे, मतलब आप अपने जो है असेसमेंट के अंदर किस बिहेवियर को इंक्लूड नहीं करोगे। कहने का मतलब है कि जो असेस रिकवरी पीरियड है उसमें कौन सा बिहेवियर मरीज के द्वारा शो अप नहीं होगा, लीस्ट लाइकली या लेस प्रायोरिटी उसको दिया जाता है जो कि उस टाइम पीरियड में शो अप नहीं होता है। पहला है एंजाइटी विद माइल्ड कंफ्यूजन, desperation and panic, withdrawal and depression, डिपेंडेंसी एंड रिग्रेशन। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन सा आंसर होना चाहिए। रिकवरी पीरियड का यहाँ पे पूछा है। तो देखिएगा, जब पेशेंट रिकवरी पीरियड में होता है उसका बॉडी इमेज स्लाइटली डिस्टर्ब हो जाता है। बर्न के मरीज का जब रिकवरी पीरियड में होता है मरीज, तो बर्न की वजह से जब वुंड की हीलिंग होती है तो उसका बॉडी इमेज लगभग डिस्टर्ब रहता है और मरीज जो है कुछ काम खुद से नहीं कर पाता है। तो डेफिनेटली उस फेज के अंदर मरीज में डिपेंडेंसी होगी, रिग्रेशन होगा उसको उस चीज का। विड्रॉल एंड डिप्रेशन में पेशेंट रहता है क्योंकि उसका बॉडी इमेज डिस्टर्ब है और वो पेशेंट जो है खुद से कुछ काम नहीं कर पाता ड्यू टू द बर्न। तो सी और डी तो यहाँ जवाब नहीं रह सकते, ये तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो मरीज बर्न से रिकवर कर चुका है। जो भी बर्न का मरीज होता है उसको डेफिनेटली एंजाइटी रहती है और कंफ्यूजन की कंडीशन में रहता है ना। इनिशियली मरीज जो है वो ड्रेसिंग होती है उसका उस समय और इन सब चीजों में वो एंजियस और माइल्ड कंफ्यूजन में रहता है। तो ए सी और डी तीनों ही जो है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। एंजाइटी, डिप्रेशन, रिग्रेशन, ये सब चीजें उसको रिकवरी पीरियड के अंदर होता है। लेकिन डेस्परेशन एंड पैनिक जो कंडीशन है वो इनिशियली ड्यूरिंग बर्न होती है। जब मरीज ड्यूरिंग बर्न जैसे वो जल रहा होता है उस समय वो बहुत ज्यादा डेस्परेट और बहुत पैनिक हो जाता है, लेकिन बाद में रिकवरी पीरियड में उसकी डेस्पिरेशन और पैनिक कंडीशन देखने को नहीं मिलती है ना। उसमें एंजियस होगा, डिप्रेशन में होगा, रिग्रेशन में होगा, पर ये जो साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक एस्पेक्ट है, डेस्पिरेशन और पैनिक, ये बिहेवियर रिकवरी पीरियड में नहीं होके कब होता है, जब इनिशियली बर्न का पीरियड शुरू होता है तब होता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी, कि मरीज जो है उसमें डेस्पिरेशन और पैनिक बिहेवियर रिकवरी पीरियड में नहीं देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है लीस्ट लाइकली ही पूछा था कि वो बताइए जो नहीं देखने को मिलेगा। तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कई लोगों ने कोशिश की पर जवाब बहुत कम लोग दे पाए, कोई ना, नेक्स्ट टाइम। विच ऑफ दीज इज ए टाइप ऑफ स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, कौन सी इनमें से कौन सा टाइप जो है वो एक तरह का स्पेसिफिक डिफेंस है पैथोजन के खिलाफ। अगेंस्ट द पैथोजन आपको स्पेसिफिक डिफेंस वाला टाइप यहाँ पे चूज करना है। लिम्पोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, फेगोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। क्वेश्चन ने पूछा है स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन। लिम्पोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, फेगोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। वेरी गुड, बहुत अच्छे, कुछ लोग ठीक से जवाब दे पा रहे हैं। वेरी गुड, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लिम्पोसाइट्स, स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन इज नोन एज लिम्पोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी के एक टाइप ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट, जिसमें मोनोसाइट्स एंड लिम्पोसाइट्स। मोनोसाइट जो और लिम्पोसाइट जो होती है
लिम्फोसाइट्स स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन के नाम से जानी जाती है। तो करेक्ट आंसर है डेफिनेटली ए, लिम्फोसाइट्स। The region in which the production of lymphocytes occur in fetus। क्वेश्चन ने पूछा है कौन सी जगह है जहां पे लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन होता है फीटस के अंदर। लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसी एक टाइप है, अभी हमने बोला। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, चाहे आरबीसी हो चाहे डब्ल्यूबीसी हो, लिम्फोसाइट इज ए टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, और चाहे प्लेटलेट हो, तीनों ही फॉर्म्ड एलिमेंट कहलाते हैं। और फॉर्म्ड एलिमेंट जो है वो हिमेटोपोइसिस के प्रोसेस से बनते हैं, हिमेटोपोइसिस। और हिमेटोपोइसिस जो होता है वो बोन मैरो में होता है, एडल्ट के अंदर, है ना। एडल्ट के अंदर हिमेटोपोइसिस कहाँ होता है? बोन मैरो के अंदर। यहाँ पे एडल्ट नहीं पूछ के फीटस पूछा है। अब फीटस में हिमेटोपोइसिस होता है लीवर एंड स्प्लीन, लीवर में भी होता है, स्प्लीन में भी होता है, लेकिन मैक्सिमम जहां होता है, जिस रीजन में सबसे ज्यादा वो होता है, लीवर। डेफिनेटली बहुत अच्छे, कुछ लोगों का जवाब ठीक था, बोन मैरो खोटा जवाब है, स्प्लीन नहीं लीवर। मैक्सिमम प्रोडक्शन जो होता है और सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो रीजन जहां पे प्रोडक्शन होता है लिम्फोसाइट्स का फीटस के अंदर, वो जगह है लीवर। तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हिमेटोपोइसिस का प्रोसेस, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का फॉर्मेशन एडल्ट के अंदर बोन मैरो में और बच्चों में लीवर में होता है। हिमेटोपोइसिस बोन मैरो में ब्लड सेल का प्रोडक्शन, और इनकी डेफिशिएंसी से होने वाले एनीमिया के लिए पूरे लेक्चर्स है, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और वहां पे पूरा हिमेटोपोइसिस और एनीमिया के ऊपर लेक्चर है, उन सारे लेक्चर को जरूर देखें, वो बहुत हेल्पफुल रह सकते हैं आप लोगों के लिए फ्यूचर एग्जाम्स के अंदर। किस तरीके से हिमेटोपोइसिस होता है, कैसे आरबीसी बनती है, कैसे डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट बनती है, वो वीडियो लेक्चर आप जरूर देखें। प्लेलिस्ट के अंदर बोन मैरो एंड हिमेटोपोइसिस के नाम से है प्लेलिस्ट के अंदर, इसी चैनल पे, तो आप जरूर देखें, आपको वहां पे इससे फायदा होगा। विटामिन B12 जिसको कोबालामिन हमने बोला, इज ओनली सिंथेसाइज्ड बाय, विटामिन B12 या कोबालामिन जो है उसको सिंथेसाइज्ड किया जाता है, कौन उसको बनाता है, कहाँ पे ये सिंथेसाइज्ड होता है, किसके द्वारा ये सिंथेसाइज्ड होता है, बनता है। सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन। फिशेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स। विटामिन B12 कोबालामिन इसको हमने बोला, कौन सिंथेसाइज करता है? ओनली सिंथेसाइज्ड बाय। गुड, कुछ लोग ही इसका जवाब ठीक दे पा रहे हैं। एनिमल नहीं है, एनिमल नहीं है। यस, वेरी गुड, इट्स बी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत अच्छे, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इसका सिंथेसिस करता है विटामिन B12 का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉट फिशेज, नॉट प्लांट्स, नॉट एनिमल, इट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बी इज द करेक्ट वन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। Which instruction would be inappropriate when teaching a client to use crutches? एक मरीज है जिसको आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो और क्या सिखा रहे हो आप? क्रचेज के यूजेज के बारे में, यूज ऑफ क्रचेज। तो कौन सा इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है? इनअप्रोप्रिएट है, मतलब सही नहीं है ना। चार स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन सा इंस्ट्रक्शन जो है इनअप्रोप्रिएट है तब जब आप एक टीचिंग दे रहे हो क्लाइंट को क्रचेज के यूज के बारे में। यूज ऑफ क्रचेज, कौन सा स्टेटमेंट इनअप्रोप्रिएट है? यूज एक्सिला टू हेल्प कैरी वेट, यूज शॉर्ट स्ट्राइड्स टू मेंटेन मैक्सिमम मोबिलिटी, keep feet 6 to 8 inch apart to provide a wide base for support. If the client should begin to fall, throw crutches to the side to prevent falling on them. चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए। पहला है एक्सिला को यूज करना वेट को कैरी करने के लिए। अगला है शॉर्ट स्ट्राइड्स टू मेंटेन मैक्सिमम मोबिलिटी, छोटे छोटे स्ट्राइक्स लेवे ताकि मैक्सिमम मोबिलिटी रहे। फीट जो है उनको 6 से 8 इंच जो है दूरी पे रखे ताकि बढ़िया वाइड सपोर्ट मिले और नीचे ना गिरे। और अगर मरीज गिरने लगे तो क्रचेस को वो दूर फेंक दे ताकि वो उसके ऊपर ना गिरे। विच इज द करेक्ट वन? इनअप्रोप्रिएट। बहुत बढ़िया, कुछ लोग ठीक पहचान पाए लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पाए क्वेश्चन को। क्रचेस का यूज के बारे में आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, टीचिंग दे रहे हो, इनअप्रोप्रिएट चीज पूछी है, तो देखिएगा आप यहाँ पे करेक्ट आंसर है यहाँ लिखा हुआ यूज एक्सिला टू हेल्प कैरी वेट। जो क्रचेस का वेट, जब आप बॉडी का वेट जो है वो क्रचेस को एक्सिला के सारे यूज करके बॉडी का वेट लगाओ। इससे क्या होता है, एक्सिला जो है वहां पे एक नर्व होता है, प्लेक्सस होता है, ब्रेकियल प्लेक्सस, और उस ब्रेकियल प्लेक्सस को एक्सिलरी नर्व को इंजुरी होने की संभावना होती है, जिससे जो है पैरालिसिस हो सकता है। तो ब्रेकियल प्लेक्सस जो है, ब्रेकियल प्लेक्सस जो है उसको इंजुरी ना हो इसके लिए कभी भी एक्सिला के ऊपर वेट नहीं कैरी करना होता है,
हैंड यूज करना होता है वेट को कैरी करने के लिए, नॉट यूज एक्सिला, यूज हैंड टू कैरी वेट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ए। ये एक इनअप्रोप्रिएट जो है इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि एक्सिला की जगह आपको क्या यूज करना है, हैंड टू हेल्प कैरी वेट। शॉर्ट स्ट्राइड्स मेंटेन करना है ताकि मोबिलिटी मैक्सिमम हो, ये बात करेक्ट है। 6 से 8 फीट का डिस्टेंस रखना दोनों पाँव के बीच में वाइड सपोर्ट के लिए, और अगर गिरने लगे तो क्रचेस को फेंक देवे ताकि उसको इंजरी कम से कम हो। तो बी, सी और डी सही इंस्ट्रक्शन है, ए यहाँ पे गलत इंस्ट्रक्शन है, हैंड यूज करे नॉट एक्सिला। A deficiency of विटामिन के रिजल्ट इन डिक्रीज लेवल। क्वेश्चन ने पूछा है विटामिन के की अगर बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो किसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फिब्रिन, फिब्रिनोजन। विटामिन के की अगर डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी के अंदर तो किसका लेवल डिक्रीज हो जाता है। देखिएगा विटामिन के जो होता है इसको एंटीकोएगुलेंट विटामिन बोला जाता है, कोएगुलेशन के जो सॉरी कोएगुलेंट विटामिन बोला जाता है, कोएगुलेशन में मदद करता है। ये 4 क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड, 7, 9 और 10 इन क्लॉटिंग फैक्टर के का संबंध सीधा विटामिन के से होता है। विटामिन के जो है उसका डेफिशिएंट रहता है तो इन क्लॉटिंग फैक्टर का सही से फंक्शन या इनका सही से फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो विटामिन के डिपेंडेंट 4 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं और यहाँ पे एक क्लॉटिंग फैक्टर का नाम दिया हुआ है प्रोथ्रोम्बिन। विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर है और उसकी डेफिशिएंसी होगी तो इसकी भी होगी। तो ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, विटामिन के की डेफिशिएंसी से प्रोथ्रोम्बिन डेफिशिएंट होएगा और प्रोथ्रोम्बिन अगर बॉडी में नहीं होगा तो क्लॉटिंग की मैकेनिज्म जो है वो फुलफिल नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन ही थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है और थ्रोम्बिन ही फिब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है, फिब्रिन में। प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन में। और थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है, फिब्रिन में। और फिब्रिन मैस वर्क बनाता है और क्लोटिंग की मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ए, प्रोथ्रोम्बिन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा विटामिन के की डेफिशिएंसी में। व्हाट मेटल आयन इज स्पेसिफिकली बाउंड बाय विटामिन बी 12? कौन सा मेटल आयन स्पेसिफिकली बाउंड होता है विटामिन बी 12 से। विटामिन बी 12 से स्पेसिफिकली बाउंडेड मेटल आयन, विटामिन बी 12 का दूसरा नाम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, कोबालामिन। और यहां पे देखिएगा वर्ड है कोबाला, कोबाला वर्ड फॉर कोबाल्ट, कोबाला वर्ड फॉर कोबाल्ट। बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने ठीक जवाब दिया। साइनोकोबालामिन में कोबाला वर्ड है कोबाल्ट और कोबाल्ट एक आयन है। ए ऑप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है कोबाल्ट, और ये कोबाल्ट क्या एक आयन है और कोबाल्ट आयन जो होता है वो विटामिन बी 12 जो है इसके द्वारा बाउंडेड रहता है। तो करेक्ट आंसर है ए, दैट इज कोबाल्ट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने जवाब ठीक दिया, कोबाल्ट इज द करेक्ट वन। कॉपर, जिंक और आयरन ये विटामिन बी 12 के द्वारा बाउंड नहीं होते। The cells dependent solely on glucose as an energy source are। क्वेश्चन ने पूछा है कौन सी सेल्स जो है वो डिपेंडेंट है ग्लूकोज के ऊपर एनर्जी सोर्स के लिए। और सोलेली वर्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा, मतलब ग्लूकोज सेंसिटिव सेल कौन सी है। अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके बोले तो जो सेल के नाम दिए हुए उनमें आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी सेल ग्लूकोज सेंसिटिव सेल है। कौन सी सेल ग्लूकोज सेंसिटिव सेल है, मसल सेल, ब्रेन सेल, किडनी सेल और लीवर सेल। क्वेश्चन ने पूछा है कौन सी सेल ग्लूकोज सेंसिटिव सेल है, मसल सेल, ब्रेन सेल, किडनी सेल और लीवर सेल। ग्लूकोज सेंसिटिव, बहुत अच्छे, मैक्सिमम पीपल का आंसर करेक्ट है, इट्स अ ब्रेन सेल, दैट इज न्यूरॉन। ग्लूकोज सेंसिटिव सेल होती है ब्रेन सेल, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के प्रति सबसे ज्यादा सेंसिटिव सेल है न्यूरॉन सेल। रीजन है उसके पास में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन सेंसिटिव सेल ब्रेन सेल, दैट इज नोन एज न्यूरॉन। तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, न्यूरॉन सेल, वेरी गुड। On the morning of discharge, a client who had a emergency abdominal hysterectomy is found sitting with her back to the door, starting out the window. She says that she no longer feels like a real woman. The nurse's response should be। मरीज को डिस्चार्ज प्लान कर रहे हैं और उस मरीज को जिसकी इमरजेंसी एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी हुई थी
और मरीज जो है वो बैठा हुआ है अपने बैग के सारे डोर के ऊपर और बाहर की तरफ देख रहा है, विंडो से बाहर की तरफ, और वो बोल रहा है कि अब वो फील कर रहा है कि वो अब रियल वुमन की तरह नहीं है ना, नो लॉन्गर फील्स लाइक ए रियल वुमन, है ना। ऐसा कहती है कि अब मैं मतलब एक रियल वुमन की तरह फील नहीं कर पाऊंगी कभी भी, क्योंकि यूट्रस मेरी बॉडी में नहीं है, तो एक वुमन वाली फीलिंग अब मेरे अंदर नहीं रहेगी। तो आपका क्या रेस्पॉन्स होना चाहिए? आस्क हर इफ शी वुड लाइक हर डाइजेपाम, notify the physician, ask can you tell me what makes you feel that way, reassure her that this is a common reaction। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या आप एज ए नर्स क्या रेस्पॉन्स वहां पे रखेंगे? तो डेफिनेटली हमेशा फीलिंग को एक्सप्लोर करने के लिए इस तरीके के प्रॉब्लम में पेशेंट को फीलिंग को एक्सप्लोर करने का टाइम देना चाहिए। और यहाँ पे फीलिंग को एक्सप्लोर करने वाला एक ही ऑप्शन है कि कैन यू टेल मी व्हाट मेक्स यू फील दैट वे, क्या तुम बता सकते हो कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, क्या ऐसा रीजन है कि तुम्हें इस तरीके का लग रहा है, ऐसा क्या हो गया है, उस चीज को तुम एक्सप्लोर करो। इससे क्या होगा कि मरीज की जो ये जो क्वेश्चन जो उसका स्टेटमेंट है उसको अपने को जज करने में आसानी होगी कि वास्तव में एग्जैक्टली पेशेंट क्या फील कर रहा है, तो उस अनुसार हम उसमें इंटरवेंशन ले सकते हैं। वी नेवर सप्रेस दिस थिंग कि हम उसको डाइजेपाम देंगे या नोटिफाई करेंगे या उसको रीएश्योर कर देंगे ये कॉमन रिएक्शन है, ये सारे इंटरवेंशन है। वी नेवर टेक द इंटरवेंशन। हमें यहाँ पे फीलिंग को एक्सप्लोर करना है, मरीज की प्रॉब्लम को पता करना है और उसके बाद में उसको कुछ भी जो है इंटरवेंशन काम में लेना होता है। द मैन साइट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस इज, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज किसी भी नए प्रोडक्ट से, नियोजेनेसिस का मतलब होता है नया, मतलब फैट और प्रोटीन, उनसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की मेन साइट यहाँ पे पूछी है। ऑप्शन में है किडनी, लीवर, ब्रेन, मसल। मेन साइट बतानी है आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस की। नया नया किससे? प्रोटीन और फैट से। क्या फॉर्मेशन? ग्लूकोज का फॉर्मेशन। उसकी मेन साइट बताओ। किडनी, लीवर, ब्रेन और मसल। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, यस वेरी गुड, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट। लीवर इज द साइट, ग्लूकोनियोजेनेसिस की साइट जो है वो कौन सी है? लीवर। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ग्लूकोनियोजेनेसिस की मेन साइट मानी जाती है लीवर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लिम्फोसाइट्स आर एक्टिवेटेड बाय एंटीजन इन द, लिम्फोसाइट्स जो है उसको एक्टिवेटेड किया जाता है कौन से एंटीजन के द्वारा, है ना। लिम्फोसाइट जो है उसको एक्टिवेटेड किया जाता है एंटीजन के द्वारा। कहाँ पे? ये क्वेश्चन ने पूछा है। लिम्फोसाइट्स आर एक्टिवेटेड बाय एंटीजन इन द, कहाँ? तो लिम्फोसाइट्स कहाँ पाई जाती है, मतलब एंटीजन जाके कहाँ से लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा? ब्लड स्ट्रीम, बोन मैरो, लीवर और लिम्फ नोड। लिम्फोसाइट्स किससे मिलता जुलता नाम है? बहुत बढ़िया, सिर्फ आपको मैच करना है। लिम्फोसाइट्स, लिम्फ नोड, वेरी गुड। लिम्फ नोड के अंदर एंटीजन जाता है और वहां पे किसको एक्टिवेट करता है? लिम्फोसाइट्स को। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? लिम्फ नोड्स। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लिम्फ नोड में कौन जाती है? लिम्फोसाइट्स। और क्या एंटीजन जाता है और किसको एक्टिवेट करता है? लिम्फोसाइट्स को। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, लिम्फ नोड्स। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। Which of those immunoglobulins classes is mainly founded in external secretions? इम्यूनोग्लोबुलिन के तरह तरह के टाइप्स हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने पूछा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन की क्लास जो है वो मेनली एक्सटर्नल सिक्रीशंस के अंदर पाई जाती है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स का कौन सा टाइप जो है, कौन सा टाइप जो है वो एक्सटर्नल सिक्रीशंस के अंदर पाया जाता है। विच ऑफ दोज इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्लासेस इज मेनली फाउंड इन एक्सटर्नल सिक्रीशंस? फटाफट से जवाब लिखिएगा। आईजीए, आईजीडी, आईजीएम, आईजीई। गुड, बहुत बढ़िया। हम पढ़ते हैं मदर के ब्रेस्ट मिल्क में बॉडी के सारे सिक्रीशंस के अंदर मेनली पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा होता है? वेरी गुड, आईजीए। बिल्कुल, ए इज द करेक्ट वन। आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है वो मैक्सिमम अमाउंट के अंदर पाया जाता है मदर ब्रेस्ट मिल्क में, ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में। और इसके अलावा बॉडी के सारे एक्सटर्नल सिक्रेशंस के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में जो इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है उसको आईजीए के नाम से जानते हैं। तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून स्पेसिफिसिटी, कौन सा, क्वेश्चन ने पूछा है कौन सा निम्न में से कौन सा चीज जो है वो रेस्पॉन्सिबल है इम्यून स्पेसिफिसिटी के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून स्पेसिफिसिटी, टी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, एंटीजन और एंटीबॉडीज। इम्यून स्पेसिफिसिटी मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो बॉडी में जाती है और इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड होता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनते हैं। इतना हिंट आपको दे दिया है, अब जवाब देना आसान है। ऐसी कौन सी चीज है जो बॉडी में जाती है और उस चीज की वजह से वो चीज रेस्पॉन्सिबल है बॉडी के इम्यून स्पेसिफिसिटी या इम्यून पावर के रेस्पॉन्ड के लिए, कि वो चीज जाएगी तब अपनी बॉडी इम्यूनिटी बनाएगी। वेरी गुड, एंटीजन, इट्स एंटीजन, सी, बिल्कुल मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एंटीजन जब बॉडी में जाता है तो अपनी बॉडी उसके खिलाफ क्या बनाती है, एंटीबॉडी, और अपने बॉडी का एंटीजन के खिलाफ ये जो एंटीबॉडी बनाने का जो रेस्पॉन्स है ये इम्यून स्पेसिफिसिटी या इम्यून स्पेसिफिक रेस्पॉन्स कहलाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी, एंटीजन, जब बॉडी में जाएगा बॉडी बनाएगी एंटीबॉडी, तो सी इज द करेक्ट वन, एंटीजन। 48 आवर्स आफ्टर ए नेफ्रेक्टोमी, नेफ्रेक्टोमी हुए 48 घंटे हो चुके हैं, 48 आवर्स हो चुके हैं। ए क्लाइंट कंप्लेंट ऑफ इंक्रीजिंग नोजिया एंड एब्डोमिनल प्रेशर, मरीज को नोजिया हो रहा है और एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा है। द नर्सेज फर्स्ट नर्सिंग एक्शन इज टू, सबसे पहला नर्सिंग एक्शन क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। 48 घंटे हो गए हैं, नेफ्रेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ नेफ्रॉन और किडनी, तो एक किडनी मरीज की आपने हटाई। 48 घंटे के पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में मरीज ने एक कंप्लेन किया कि उसका नोजिया बढ़ रहा है और उसको एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर जैसा फील हो रहा है। फर्स्ट नर्सिंग एक्शन आपका क्या होगा, चेंज द क्लाइंट्स पोजीशन टू रिलीव एब्डोमिनल प्रेशर, पोजीशन चेंज करो ताकि एब्डोमेन का प्रेशर हटे। ऑस्कल्टेट बोवल साउंड, बोवल साउंड ऑस्कल्टेट करो। इंसर्ट ए रेक्टल ट्यूब टू रिलीव फ्लैटस, रेक्टल ट्यूब इंसर्ट करो फ्लैटस को रिलीव करने के लिए, शायद एब्डोमेन में गैस बन गई है इंटेस्टाइन में और उसकी वजह से नोजिया और प्रेशर हो रहा है, तो ट्यूब लगाओ। और एडमिनिस्टर मॉर्फिन सो 6 mg एज ऑर्डर्ड फॉर द रिलीव ऑफ डिस्कम्फर्ट, ये जो प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए इंजेक्शन मॉर्फिन जो है वो 6 mg जो है लगाओ ताकि मरीज को डिस्कम्फर्ट से रिलीव आ जाए। 4 ऑप्शन दिए हुए, फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा, फटाफट से जवाब लिखिए। फर्स्ट नर्सिंग एक्शन नेफ्रेक्टमी के बाद में नोजिया बढ़ रहा है, एब्डोमेन पे प्रेशर बढ़ रहा है, फर्स्ट नर्सिंग एक्शन। देखिएगा आपको थोड़ा फोकस से आंसर देना है, 3 इंटरवेंशन है, एक असेसमेंट है। चेंज पोजीशन, इंसर्ट रेक्टल ट्यूब और एडमिनिस्टर मॉर्फिन, तीनों ही इंटरवेंशन है और हमेशा नर्सिंग केयर प्लान में हम पढ़ते हैं पहले असेसमेंट फिर इंटरवेंशन। असेसमेंट एक ही है, बी, ऑस्कल्टेट बोवल साउंड, और यहाँ पे बी आंसर क्यों बनेगा, क्योंकि पहले आप असेस करो बोवल साउंड, और अगर इंटेस्टाइन में गट मोटिलिटी है, बोल मूवमेंट प्रेजेंट है, तब ठीक है। ज्यादातर चांस है एब्डोमिनल प्रेशर के बढ़ने के और नोजिया होने के कि उसकी बोवल साउंड जो है वो सही नहीं है, वो गड़बड़ हो चुका है। रीजन है कि नेफ्रेक्टोमी के बाद में ज्यादातर हम एनाल्जेसिक देते हैं, लाइक ओपियोइड एनाल्जेसिक मॉर्फिन, और वो आंत को धीरे धीरे कर देता है ना, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को स्लो कर देता है और उसकी वजह से मरीज में इंटेस्टाइनल स्लोनेस के कारण नोजिया और एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा है। तो हमें वहां पे क्या करना है, ऑस्कल्टेट करना है बोवल साउंड, और बोवल साउंड को ऑस्कल्टेट करने के बाद में हमें अगर वो एब्सेंट है तो फिर उसके लिए कुछ इंटरवेंशन लेने हैं। तो ए, सी और डी तीनों इंटरवेंशन है और हमेशा फर्स्ट नर्सिंग एक्शन है असेसमेंट, तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा बी, यू हैव टू ऑस्कल्टेट द बोवल साउंड। वेरी गुड, बहुत अच्छे। द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय, किसी भी सॉल्यूशन की पीएच जो है उसका डिटर्मिनेशन कौन करता है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस, डाइइलेक्ट्रिक कंसेंट ऑफ द मीडियम, और एनवायरमेंटल इफेक्ट, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पीएच सॉल्यूशन डिटर्मिनेशन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। पीएच का डिटर्मिनेशन करते हैं एसिड और बेस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस जो है वो पीएच, किसी भी सॉल्यूशन की पीएच का डिटर्मिनेशन करते हैं, तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस, क्या डिटरमाइन करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की पीएच का डिटर्मिनेशन इनके द्वारा किया जाता है।
तो बी बिल्कुल मैक्सिमम लोगों ने ठीक जवाब दिया, एसिड और बेस का रिलेटिव कंसंट्रेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। आप सारथी बनेंगे, किसी उस इंडिविजुअल तक इस मैटर को पहुंचाएंगे जिसको इसकी नीड है, तो समझिएगा कि आपने वो काम कर दिया जो काम आज के जमाने में लोगों के द्वारा बहुत कम होता है। तो एक बार कोशिश करिएगा, दूसरे की मुस्कान का कारण बन के देखिएगा, दिल से अच्छा लगेगा। और मिलते हैं दोबारा एक नई एनर्जी, एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ शॉर्ट एंड स्वीट और कुछ दिमाग को हिला देने वाले एमसीक्यू के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।